हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। किसकी डिमांड थी? एमडी हुसैन की डिमांड थी। क्या डिमांड थी कि मैम टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरी जो जो टॉपिक में है उसे करा दें मैम जी, और उनका एमसीक्यू भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो। क्यों पॉसिबल नहीं होगा भाई? बिल्कुल पॉसिबल होगा, हम कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। और इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगी कि आपके 10 नंबर पक्के होंगे। 10 नंबर में से आपका 1 नंबर कटने वाला नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन है और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जो हिडन टॉपिक है उनको भी इतने अच्छे से कराने वाली हूँ, इतने अच्छे से कराने वाली हूँ, आपकी ना 5 उंगलियाँ घी में होंगी। समझ रहे हो बात को? रियल लाइफ एग्जांपल्स दे दे के इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आपकी खुद की लाइफ भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो इन्होंने इतना प्यारा प्यारा सा कमेंट किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला नहीं, मैंने इनको बोला कि मेरा सब्जेक्ट ही साइकोलॉजी है, मैं ज़रूर कराऊंगी, बस आप मुझे सजेस्ट करते रहें पढ़ाना कैसे है। यहाँ पे मेरा मतलब है पढ़ाना कैसे है। अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ना? तो आप लोग मुझे बताओगे, सजेस्ट करोगे, कमेंट करोगे कि मैडम ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो हमें अच्छा नहीं लगा, आप ऐसे इतना जो एग्जांपल दे दे के पढ़ाते हो ना वो हमें अच्छा नहीं लगा, हमें तो बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, कुछ बीच की जो बातें हैं वो हमें नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो है वही करना है। फिर एग्जाम्पल्स मत दो, या फिर एग्जाम्पल दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हमें पढ़ाओ, है ना? तो आप लोग ही तो मुझे बताओगे ना कैसे पढ़ाना है, उसी के हिसाब से मैं चलूँगी। मुझे भी फिर अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट भी है, पढ़ भी रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम ना एक बार सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारा टीजीटी का और पीजीटी का सेम सिलेबस है ना? यहाँ पे स्पेशली मैं बात करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड की। जनरल अवेयरनेस की हमारी क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस मैं करा रही हूँ, क्योंकि एमसीक्यू और पीवाईक्यू तो बहुत सारे यूट्यूबर्स करा रहे हैं, लेकिन थ्योरी कोई नहीं पढ़ा रहा, थ्योरी सब अपने कोर्स में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको थ्योरीज पढ़ाई है, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर होगा तो कोई भी एमसीक्यू आ जाए, कोई भी पीवाईक्यू आ जाए, आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे, है ना? उसका जो रिलेटेड सिमिलर सा एमसीक्यू है वो भी आप कर लोगे। तो हिंदी भी मैं करा चुकी हूँ। हिंदी में सिर्फ आपका बचा है ये संधि वाला टॉपिक और अपठित गद्यांश वाला टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। तो चलो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम लोग करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं कराने वाली हूँ बहुत अच्छे से। उसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। मैथड्स क्या 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 होते हैं टीचिंग के? टीचिंग मेथड होता है आपको पढ़ाना कैसे है बच्चों को, ठीक है? कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करोगे आप पढ़ाने के लिए बच्चों को? तो जैसे कि आप लेक्चर मेथड यूज़ करोगे, है ना? लेक्चर के साथ आप डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे, या फिर टीम टीचिंग करोगे आप लोग, है ना? 3-4 टीचर मिलके फिर बच्चों को पढ़ाओगे, या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करोगे, या फिर ग्रुप डिस्कशन यूज़ करोगे, सेमिनार यूज़ करोगे, पैनल डिस्कशन यूज़ करोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज़ करोगे। यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है बच्चों से ना आप एक टॉपिक दे दोगे। फॉर एग्जांपल आपको कहना है बच्चों को कि बच्चों बताओ नाइफ किस किस चीज़ में यूज़ होता है ना? तो बच्चे अपने अपने आइडियाज़ देंगे, मैम सब्जी काटने के लिए होता है ना? मतलब कि वो अपने डिफरेंट आइडियाज़ देंगे अपने हिसाब से। तो आपको क्या करना है, जो उनके मेन आइडिया है, जो कि मेन यूजेस होते हैं नाइफ के, उनको आप नोट डाउन कर लोगे, फिर आप बच्चों को बताओगे। तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग मैथड। उसके बाद जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड है, केस स्टडी मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है कि नहीं? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग हो जाएगा आपका। और मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, जैसे कि खोज विधि जिसको बोलते हैं, आप बच्चों को बताओगे खोज विधि के द्वारा, है ना? ये आप सिखाओगे। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवर करना सिखाओगे बच्चों को। इंटरैक्टिव वीडियोज़ वगैरह दिखा के बच्चों को सिखाओगे। तो बहुत बहुत सारे मेथड्स होते हैं। 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। टीचिंग जो हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं, कुछ हमारे लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं, कुछ हमारे मिक्स्ड मेथड होते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टीचिंग एड्स वाला। इसमें आप इसको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हो, है ना? टीचिंग एड्स जैसे कि आपका जो आपके सुनने वाले हैं, है ना? जो ऑडियो एड्स होते हैं, कुछ आपके विजुअल एड्स होते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो दोनों ही एड्स होते हैं, और कुछ आपके एक्टिविटी बेस्ड एड्स होते हैं, है ना? किस किस एड्स का सहायक सामग्री क्या होती है आपको पढ़ाने के लिए, किस किस सहायक सामग्री का आप यूज़ करोगे? जैसे अगर आप जैसे कि टीजीटी पीजीटी के लिए ही आपने अप्लाई किया है तो आप सब ने
एड्स का पढ़ा होगा, है ना, क्या क्या होते हैं एड्स। आपने टीचिंग एड्स बनाए होंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बनाए होंगे कि नहीं। जैसे आपके ऑडियो एड्स में आ जाते हैं, आपके रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामाफोन है, मतलब ये क्या है, सिर्फ ये ऑडियो एड्स होते हैं। उसके बाद आपके कुछ विजुअल एड्स होते हैं, आप जो विजुअल चीज़ें होती हैं जिनको दिखाकर आप बच्चों को पढ़ाओगे, जैसे कि आपके चार्ट हैं, मैप है, और आपके ग्राफ्स हैं, कुछ आपके ग्राफ्स आपने यूज़ किए होंगे ज़रूर। आपकी जो मैगज़ीन वगैरह है, फ्लैश कार्ड है, जो आपके फ्लैश कार्ड होते हैं वो आपने अपना जो बीएड में बनानी होती है ना, आपको एक फ़ाइल बनानी होती है, लेसन प्लान बनानी होती है, वहाँ पे आप फ्लैश कार्ड लगाते हो ना, तो उन फ्लैश कार्ड की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आपके जो हमारे ऑडियो और विजुअल एड होते हैं, वो जैसे कि आपके समाचार हैं, टेलीविज़न है, ये सारे के सारे आपके ऑडियो विजुअल में आ जाते हैं। और आपके इवैल्यूएशन सिस्टम देखो, उसके बाद ना आपके कुछ एक्टिविटी एड्स भी होते हैं, है ना, जैसे कि आप फील्ड ट्रिप करा रहे हो, बच्चे को फील्ड में लेके जा रहे हो, है ना, वो क्या है, एक एक्टिविटी है जो आप कराओगे। एक्सपेरिमेंट है, ड्रामेटिक्स है, नाटक वगैरह दिखा रहे हो, नाटक करवा रहे हो बच्चों से, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। उसके बाद है टीचिंग की कुछ मशीनें होती हैं, ये सारे के सारे आपके टीचिंग एड में कवर होंगे। बिल्कुल डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे बाद में आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद आपका इवैल्यूएशन सिस्टम है, इसमें आपके डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन होते हैं जो आपको करने होते हैं। जैसे आपने सुना होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा आपने, CBCS जिसको बोलते हैं, है ना। आपके कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन होता है, कंटिन्यू इवैल्यूएशन जो आप सेमेस्टर के बीच बीच में, मतलब कि पूरा साल आप लेते हो, है ना, बीच बीच में। उसके बाद आपके जैसे कि कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं इवैल्यूएशन की, जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन करा रहे हो, इंटरव्यू करा रहे हो, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल्स है ना। आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में भी, शॉर्ट्स वीडियो आजकल चली हुई हैं, कहते हैं ना भाई रेटिंग दो, 1 रेटिंग दो, 2 रेटिंग दो, कम से कम 5 रेटिंग दो, है ना, 5 रेटिंग होती है, वो रेटिंग स्केल है। उसके बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपके कुछ इवैल्यूएशन होते हैं, जैसे कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं जो कि बीच बीच में लिए जाते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, चैप्टर खत्म हो गया, फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो क्या है, वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। उसके बाद आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। उसके बाद आपका ये सबमिटिव इवैल्यूएशन है, जो पूरे के पूरे सेमेस्टर खत्म होने के बाद लिया जाता है ना, एग्जाम्स जो होते हैं उनको सबमिटिव इवैल्यूएशन बोला जाता है। ये कुछ इवैल्यूएशन के टाइप होते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पूरा का पूरा कराऊंगी आपको, लेकिन आपके रिस्पॉन्स के ऊपर बात है, आप वीडियो पे रिस्पॉन्स कैसा देते हो। जैसे इस MD हुसैन ने मेरे को मोटिवेट किया पढ़ाने के लिए कि मैडम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाओ, तो मैं भी मोटिवेट हुई, मेरा भी मन किया हाँ थ्योरी क्लासेस लेके आनी चाहिए। अब बच्चों की डिमांड है, सॉरी स्टूडेंट्स की डिमांड है ना, आप माइंड मत करना, मैं बच्चा कहती हूँ तो मतलब निकल जाता है मुझे कई बार। तो उसके बाद देख लेते हैं हमारा फाइनली टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। देखो इन्होंने ना, जो हमारा स्मिथ है, इन्होंने एक ट्रीपोलर प्रोसेस दिया है, ठीक है, ऐसा एक मिनट रुको, एक मिनट भाई, देखो ऐसा इन्होंने कुछ दिया, इसको बोलते हैं ट्रीपोलर प्रोसेस। यहाँ पे एक पोल पे इन्होंने बिठा दिया, कौन, टीचर को बिठा दिया, एक पोल पे इन्होंने स्टूडेंट को बिठा दिया, एक पोल पे इन्होंने एजुकेशन को बिठा दिया, और उसके बाद हमारी बुक्स को बिठा दिया, जिसको भी बिठाना चाहो बिठा दो, है ना, ये इन्होंने बिठा दिया। इन्होंने कहा ये जो तीनों है ना वो आपस में मिले हुए हैं एक दूसरे से, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, दूसरे के बिना तीसरा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो बात को, मतलब कि तीनों जो हैं वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये बात कही थी स्मिथ ने। उसके बाद हमारा शिक्षण क्या है, शिक्षण टीचिंग क्या है, शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल है। उसके बाद जो हमारी शिक्षा है उसको मेनली 2 टाइप में समझा जाता है। किसमें, 2 टाइप में। कौन कौन से टाइप होंगे, एक हमारा होता है नैरो अर्थ। क्या होता है, नैरो मीनिंग होता है। नैरो में होता है, आप मतलब नाम से ही समझो, नैरो क्या होता है, छोटा सा होता है ना, जो आपके जो टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो एक सिर्फ इंस्टीट्यूट तक ही सीमित है, वो होता है टीचिंग। और व्यापक अर्थ में क्या होता है, जो आप आम अपने पेरेंट्स से सीखते हो, भाई बहन से सीखते हो, पड़ोसियों से सीखते हो, है ना, अपने रिश्तेदारों से सीखते हो, गली में चलते हुए सीखते हो, किसी पोस्टर से आपने सीख लिया, या फिर अपने जो दादा दादी से सीखते हो, है ना, 2 साल का बच्चा आपको कुछ सिखा जाता है, वो क्या है,
ब्रॉड मीनिंग है एजुकेशन का, ठीक है, क्लियर हो गया। और एक होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो आप अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में प्रॉपर उनका टाइम शेड्यूल होता है, ड्यूरेशन होती है कि भाई 2 साल का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है ना, वो वाली। और इनफॉर्मल, एक तो फॉर्मल एक नॉन फॉर्मल है। नॉन फॉर्मल कौन सी हो जाएगी फिर, जो आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो, वो आपकी नॉन फॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद यह आपकी कुछ शिक्षण से संबंधित अवधारणाएं, ठीक है, जैसे कि आदर्शवाद, जो आइडियलिज्म है, उन्होंने क्या बोला था, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, जो बहुत पुरानी सी आपकी सिद्धांत है, जैसे कि प्लेटो और सुकरात इसमें आते हैं। उसके बाद आपके ये जो प्राकृतिकवाद वाले हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि बच्चों को सिखाना है ना तो उनके प्राकृतिक वातावरण को सिखाओ, ये चाइल्ड स्टैंडर्ड की बात करती है। इन्होंने कहा कि पुस्तक वस्तु कुछ नहीं होते, पुस्तक मत दिखाओ बच्चों को, ये पुस्तकीय ज्ञान ये जो रटवाना है ना वो छोड़ दो। इन्होंने क्या बोला, जो आपका जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है वहाँ पर जाके बच्चों को पढ़ाओ, ये पेड़ पौधे जो आपकी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उस पर इन्होंने फोकस करा। उसके बाद हमारा ये जो प्रयोजनावाद है, जो प्रैग्मेटिज्म है, वो क्या बात करता है, एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात करता है। किसने दिया था, जॉन डीवी ने इसको दिया था। इन्होंने बोला एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की इन्होंने बात करी थी कि भाई एक्टिविटी, आप बच्चों को मतलब बच्चे जब खुद करेंगे ना तो ही वो सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद रियलिज्म आए, ये मिक्सचर था, किस किस का मिक्सचर था, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटलिज्म था और हमारा रेशनलिज्म था जो कि लॉजिक की बात करता था, इन दोनों का मिला जुला रूप क्या था, रियलिज्म कहलाया। उसके बाद ये हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन क्लास आज हम इसलिए मोटा मोटा चल रहे हैं इसमें। अब देखो जो हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म है वो क्या बात करता है कि भाई मेरा अस्तित्व है, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मेरा जो है देखो नाम से देखो एग्जिस्टेंशियल, मतलब कि इन्होंने एग्जिस्टेंशियल की बात करी कि यहाँ पे एग्जिस्ट, मेरा इस पृथ्वी पर अस्तित्व क्या है, इसकी इन्होंने बात करी है। उसके बाद हमारा जो ये एक्लेक्टिक फिलॉसफी है, ये एक्लेक्टिक क्या बोलती है, देखिए इतने चालू इंसान थे ये एक्लेक्टिक फिलॉसफी वाले। इन्होंने क्या करा, ये जितने भी हमारी पुराने टाइम की फिलॉसफी थी ना, इन सारे की सारी फिलॉसफी से क्या करा उन्होंने, जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो निकाल दी, है ना, और उन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर अपनी फिलॉसफी में बिठा दिया और अपनी क्या बना दी, एक इक्लेक्टिक फिलॉसफी बना दी, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो टीचिंग, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है विशेषताएं हैं टीचिंग की। जो हमारा ये वो स्मिथ था, इन्होंने बोला कि जो टीचिंग है वो एक उद्देश्यपूर्ण दिशा क्रिया होती है, एक पर्पसफुल होती है। आप बच्चों को टीचिंग करा रहे हो, क्यों करा रहे हो, एक कोई आपका पर्पस तो है। क्या पर्पस है, आप 8th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या पर्पस है आपका पढ़ाने का पीछे, ठीक है, वो यहाँ पे बात की गई है। इन्होंने बोला शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, एक इंटेलेक्चुअल आपकी एक्टिविटी है। आप ये उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग का आप कंसेप्ट फिट करो। उसके बाद इन्होंने बोला कि शिक्षण के 2 मूल प्रतिरूप होते हैं। कौन सा, शिक्षण केंद्रित, एक होता है आपका छात्र केंद्रित। इसमें क्या है कि शिक्षण केंद्रित मतलब कि शिक्षक केंद्रित, जो टीचर सेंटर्ड, मतलब कि एक आपका क्लास है जिसमें छोटे क्लास में क्या होता है, आपका सारा का सारा टीचर के ऊपर टीचर सेंटर होता है। जो आप बच्चों को पढ़ाओगे बच्चे वही पढ़ेंगे, कुछ उन्होंने कुछ तर्क नहीं करना, लॉजिक नहीं करना। आपने कह दिया चलो भाई आज निकालो 6th, मतलब कि आप गए क्लास में, 6th क्लास है आपके पास, आपने बोला बच्चों को कि चलो भाई आज इंग्लिश का मैं आपको 6th चैप्टर कराने वाला हूँ, निकालो। बच्चे क्या है, बच्चे आपने 5th चैप्टर नहीं कराया, बच्चे कोई लॉजिक नहीं करेंगे। ठीक है सर, जैसा पढ़ा रहे पढ़ा लो, वो होता है टीचर सेंटर्ड। और छात्र सेंटर्ड क्या होता है, उसमें आपने बोला कि 6th चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो बच्चे क्या कहेंगे, अब 6th कैसे पढ़ा दोगे सर, 5वां चैप्टर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, पहले उसको तो पढ़ा लो, 4th चैप्टर हमें समझ में नहीं आया। तो इसमें बच्चे क्या करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, लॉजिक करेंगे। ये होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड। उसके बाद है शिक्षण के अलग अलग लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। उसके बाद जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो क्या है, पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम के अनुसार होती है। पाठ्यचर्या
सिलेबस और आपका करिकुलम। सिलेबस क्या होता है, आप भी पढ़े हो, है ना, आपने बीएड के पेपर दिए हैं कि नहीं, तभी तो आप अप्लाई कर रहे हो इसमें डीजीटी और पीजीटी में। तो इसमें क्या है, कहा है इन्होंने कि जैसे कि आपका एक सिलेबस है बीएड कि आपके साल में पेपर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल साल में पेपर हो रहे हैं, तो वो साल का क्या है, एक सिलेबस है, सिलेबस होगा एक। और करिकुलम क्या होता है, बीएड 2 साल की है तो वो 2 साल का पूरा जो करिकुलम है, जो मतलब कि आपके सिलेबस में, मतलब कि उस करिकुलम में मेंशन कर रखा है कि आपके कितने आपको क्रेडिट मिलेंगे, क्या सब चीज़ें मेंशन कर रखी है। पूरा का पूरा जो कोर्स के बारे में डिटेल होती है वो आपके करिकुलम में होती है। आपकी एक्स्ट्रा जो कोकुलर एक्टिविटी होती है, कोकुलर एक्टिविटी जो होती है वो भी इसी में मेंशन होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि शिक्षण अधिगम अनुदेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे देखो आप, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये देख लो आप। एक बौद्धिक गतिविधि होती है, 2 मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा टीचर सेंटर्ड होता है, एक हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। अब टीचिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। फिर ये कहते हैं हमारा जो टीचिंग है वो पाठ्यचर्या, हमारा जो सिलेबस और करिकुलम के अकॉर्डिंग होता है। जो वातावरण क्या होता है, गतिशील होता है। आगे हम पढ़ेंगे टीचिंग का वातावरण, 2 टाइप का वातावरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है क्लास का, पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद ये कहते हैं कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग आदि का परस्पर घनिष्ठ संबंध होती है, इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन है, ठीक है। इसमें शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक होता है। ऐसे ही किसी को अरे गहरे को टीचर थोड़ी बना दोगे, है ना। ईएमआरएस में जो टीजीटी पीजीटी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, ऐसे थोड़ी किसी ने अप्लाई कर लिया। जिन्होंने अपनी सिंपल ग्रेजुएशन की है, सिंपल मास्टर्स की है, उन्होंने वो थोड़ी अप्लाई करेंगे। अप्लाई सिर्फ उन्होंने ही किया है जिन्होंने अपनी बीएड करी है ना, टीचिंग का उनके पास डिप्लोमा है, वो ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यही बात करी गई है कि जो टीचिंग है वो एक प्रोफेशन होता है। फिर ये कहते हैं टीचिंग विज्ञान के साथ साथ क्या है, एक कला भी है, एक आर्ट भी है। कोई मतलब कि यहाँ पे बोला गया है एक आर्ट है, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना एक आर्ट है, एक कला है। अब ऐसे तो कोई भी पढ़ा देगा बच्चों को, है ना, कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन जो पढ़ाया है वो बच्चों की समझ में आना, उनके दिमाग में बैठना, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे, वो है एक कला जो कि हर किसी के पास नहीं होती। उसके बाद ये कहते हैं कि बेसिक टीचिंग मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कहते हैं एक तो हमारा होता है पैडागोजिकल अप्रोच। क्या होती है पैडागोजिकल, एक पैडागोजिकल में क्या होता है कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड ये होता है, इसमें आते हैं छोटे बच्चे, ठीक है। ये टीचिंग का एक पुराना अप्रोच होता है। कौन सा अप्रोच, पुराना अप्रोच। इसमें क्या है, शिक्षार्थी सीखने के लिए पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड होता है, टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। यह तय करना किसका दायित्व होता है, टीचर का दायित्व। टीचर की ड्यूटी होती है, क्या ड्यूटी होती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या सिखाना है, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर होती है। मूल्यांकन कौन करेगा, टीचर ही करेगा। और इसको मतलब इस दृष्टिकोण को, इस पर्सपेक्टिव को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, पैडागोजी कहते हैं। उसके बाद जो एंड्रागोजिकल अप्रोच होती है वो होती है लर्नर सेंटर्ड। इसमें बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, आत्मनिर्देशित होते हैं। इसमें शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, जो कि हमारा पैडागोजिकल में था। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, वो तर्क करता है, लॉजिक लगाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आर्गुमेंट करता है। यहाँ पे टीचर का काम सिर्फ एक डायरेक्शन देने का है, मार्गदर्शन देने का है, एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करने का काम है किसका, टीचर का। यहाँ पे सारे के सारे काम बच्चा खुद कर लेगा। उसके बाद है डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग है। कौन कौन से लेवल है टीचिंग के, ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं टीचिंग की। उसके बाद हमारा क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है और रिफ्लेक्टिव लेवल है। ये 3 टाइप की टीचिंग इन्होंने बताई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम उठा के देख लो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, यहाँ से क्वेश्चन 101% बना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल किसने दिया था, सबसे पहले तो किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। हर्बर्ट ने एक चीज़ और दी थी, क्या दी थी बताओ,
पढ़ा होगा आपने बीएड में क्या दिया था हर्बर्ट ने। तो इन्होंने एक मेमोरी लेवल दिया था। उसके बाद इन्होंने बोला रोट लर्निंग के ऊपर उन्होंने फोकस करा कि इस अवस्था में, इस टीचिंग मेमोरी लेवल में बच्चा क्या करता है, रोट लर्निंग करता है, रट्टे मारता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को माना जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बोला ए फॉर, बच्चों का रिस्पॉन्स आया एप्पल। आपने बोला बी फॉर, बच्चों का रिप्लाई आया बनाना। ये क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स प्रक्रिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इतना महान बंदा था। कौन था वो, बिगी था। कौन था, बिगीज, BIGGIE, बिगीज। इन्होंने क्या करा, जो हमारे टीचिंग के 3 लेवल थे ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, इन तीनों को मिला दिया। क्या करा, इन तीनों लेवल को मिला दिया और इसमें एक छुटकू सा अपना एक ऑटोनोमस लेवल भी जोड़ दिया। और इसको जोड़ने के बाद, ठीक है, इन्होंने अपना टीचिंग का नया मॉडल बना दिया। ठीक है, तो जो इन्होंने एक नया मॉडल का नाम जोड़ा ऑटोनोमस लेवल, इसमें क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ऑटोनोमस लेवल क्या होता है। यहाँ पे बच्चा स्कूल नहीं जाता, वो अपने घर में होता है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। वहाँ पर बच्चा अपनी जो सेंस ऑर्गन से, अपने आँख नाक जीभ कान त्वचा, इनसे टच करके इन सब से जो सीखता है ना, वो हमारा ऑटोनोमस लेवल में होता है। यहाँ पर कोई टीचर नहीं होता, यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं होता, वो बच्चा खुद सीखता है। उसके बाद ये हमारा मेमोरी लेवल है। यहाँ पे पंचवर्ती पाठ योजना रिलेट कर पा रहे हो। मेमोरी लेवल में बात करी गई है सिर्फ फैक्ट और फिगर के ऊपर। किसके ऊपर, फैक्ट और फिगर के ऊपर यहाँ पे बात की गई है और किसी के ऊपर बात नहीं की गई है। उसके बाद हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। इन्होंने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट, रिलेशनशिप और एग्जाम्पल, ये थोड़ी ट्रिक है जहाँ से क्वेश्चन को निकाला जाता है। उसके बाद है मॉरिसन लेवल। देखिए जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मॉरिसन ने दिया था। किसके ऊपर बात करी थी, कॉन्सेप्ट के, रिलेशन के, एग्जाम्पल के ऊपर बात करी थी। इन्होंने बोला यहाँ पर जो बच्चा है ना मेमोरी प्लस इंसाइट से सीखता है, अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो जाती है, जनरलाइजेशन बच्चा करने लग जाता है, एसिमिलेशन बच्चा करने लग जाता है। इसमें क्या है, वो ए फॉर एप्पल वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने मतलब कि टीचर ने बोला ए फॉर, बच्चों ने बोल दिया एप्पल, तो वहाँ पर ना बच्चा ए फॉर एप्पल तक ही सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पर बच्चा क्या होगा, जब उसके घर में कभी एप्पल आएंगी ना, तो बच्चा ये देखेगा, अच्छा ये तो वो वाली एप्पल है जो मैंने अपने स्कूल में देखी थी, चार्ट पे चिपकी हुई देखी थी, वो तो वो वाली एप्पल है। ऐसे बच्चा रिलेट करने लग जाएगा। यहाँ पर टीचिंग का जो अप्रोच होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब समझ गए, टीचर और बच्चे दोनों की चलेगी यहाँ पर। और यहाँ पर लर्नर का रोल क्या होता है, सेमी एक्टिव। एक्टिव तो बच्चा होगा लेकिन सेमी एक्टिव होगा, थोड़ा सा एक्टिव होगा। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या बात की गई है, क्रिएटिव है, एक्टिव है। यहाँ पे रिफ्लेक्टिव की बात की गई है, किसने दिया था लेवल, हंट ने दिया था। और यहाँ पर बोला, यहाँ पे ना बच्चे की ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग बोले तो आप आंख बंद करो और बच्चों को बोलो कि बच्चे अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आप ताजमहल के पास खड़े हुए हो, है ना, वहाँ पर ऐसे अंदर जा रहे हो, तो वो क्या है, मतलब कि बच्चा इमेजिन करेगा। आप बच्चों को बोलो कि आप इमेजिन करो आपके घर में एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है। ऐसे बच्चों को आप इमेजिन कराओगे तो बच्चा इमेजिन करेगा और वहाँ पे पहुँच भी जाएगा। समझ के बात को, यहाँ पे बच्चे की क्या डेवलप हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व बच्चा करने लग जाता है यहाँ पे। उसके बाद है टीचिंग के कुछ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब पूरी की पूरी जो टीचिंग प्रोसेस होती है ना, वो इन लेवल पर डिपेंड करते हैं। किन पर, ये जो हमारे आईवी है, इंडिपेंडेंट लेवल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारा जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है, इनके ऊपर डिपेंड करती है क्या, हमारी पूरी की पूरी टीचिंग। जैसे हमारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आईवी है, इसमें क्या होगा, जो आईवी है उसमें किसको रखा जाता है, उसमें हमारे टीचर्स को रखा जाता है, ठीक है। और आईवी का इम्पैक्ट किसके ऊपर देखा जाता है, डीवी के ऊपर देखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखा जाता है। दिख तो रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे आईवी है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, इंटरवेनिंग वेरिएबल है। जो आईवी होता है वो क्या होता है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका प्रभाव हमने किस पर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है हमारा टीचर, और डिपेंडेंट वेरिएबल में आते हैं हमारे स्टूडेंट्स, और इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है जो खामखाई आ जाता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीच में ये क्या करता है, हमारी स्टडी को ख़राब करने के लिए बीच में टांग अड़ाता है, और इसका कोई काम नहीं है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आईवी होता है हमारा, इसमें आप क्या करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे किस किस मेथड से, आपने डिस्कशन मेथड ले लिया, आपने लेक्चर मेथड ले लिया, इनसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। फिर आप जो इम्पैक्ट देखोगे किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि बच्चा कौन से मेथड से जल्दी सीख रहा है और ज़्यादा उस पर उसको जो हमारी जो लर्निंग है वो स्थायी, मतलब कि अच्छी तरह बच्चा सीख रहा है, ये इन्होंने बात कही है बेसिकली। अब आप देखोगे कि बच्चा ना लेक्चर मेथड से जल्दी सीख रहा है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी टीचिंग को मोल्ड कर लोगे। और इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होता है, नॉइज़ जो बाहर से खामखाई आ जाती है ना। आपका स्कूल कहाँ पर है, रोड साइड भी है, और वहाँ पे बाइक है, गाड़ी है, वो जा रही है, और बच्चे का ध्यान वहाँ पे चला जा रहा है एकदम से, या फिर क्लास में एकदम से कोई टीचर आ गया, या फिर क्लास में कोई बच्चा पानी पीने के लिए जा रहा है, एकदम से आप उस बच्चे का ध्यान वहाँ पे चला गया, तो वो क्या खामखाई वाले चीज़ें होती हैं जो हमारी स्टडी को ख़राब कर देती हैं। उसके बाद है, ये मैंने आपको करा दिया है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर्या साइको ब्रेन, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को सजेशन देना कि मेरे को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना, पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊँगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स देखकर, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।